मैनपुरी पसंद है ना, मैनपुरी क्या रखा था, बेंगलोर जैसे शहर में जॉब कर रहा था। दिमाग में ये था कि कुछ भी गलत हो रहा है, दिख रहा, वो देखा नहीं जाता हम पे। किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्री ले ली और पैसा कमाने लगे बाहर चले जाओ। वो अपने देश के लिए क्यों नहीं कोई काम कर रहा है? सड़ी गर्मी पेड़ के अगर कोई जैसलमेर बॉर्डर पर है तो किस लिए? वो देश की रक्षा के लिए तो खड़ा है। अगर ये चल रहा है या देश चल रहा है, ये सीमा सुरक्षित आपकी इस वजह से चल रहा है। खानी क्या करे आदमी, अपराध करने लगता है, चोरी डकैती लूटमार। ऐसा होगा तो मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे बच्चे अच्छी से अच्छी जगह पढ़ने जाए। 28-30 साल की उम्र से इंग्लैंड से आके यहाँ नेता बना दिए। ये कहते थे कि कहाँ लड़का MBA करा है, BBA करा, नेता नगरी कर रहा है, ऐसे देखो मैनपुरी में घूम रहा है। नेताजी आज दिन तक किसी के आगे झुके नहीं, उन्हें तो थे नहीं, हमने राजनीति तब भी छोड़ी नहीं। मैनपुरी में डेवलपमेंट और तब इस तरीके से हो सकता है कि मैनपुरी से द्वेष भावना जीना पाली जाएगी। सब समाजवादी पार्टी का एरिया, कहीं कुछ नशा पत्ता ना कर लेता हूँ। कहीं हमें लगा कि समाज में हमें रहना है, अपने समाज के बीच में जाके समाज में काम करना है हमें। तो खुद में पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें जानकारी है। राजनीति में अगर शिक्षित लोग नहीं आएंगे तो तुम अपनी मूल आवाज ही नहीं उठा पाओगे। तुम उन लोगों के आश्रित रहोगे जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? वहां पर अगर मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर है, इस पर मैंने उनसे व्यक्तिगत माफी कहा। मैंने कहा मुझे दिल से बहुत दिनों से बुरा लग रहा था और मुझे ये रहा भी नहीं जा रहा था कि मैं किस वे में आपसे माफी के लिए आगे कहूँ। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पब्लिकली नहीं लिखना था, ना फेसबुक पे लिखना था पब्लिकली। ये मैंने गलती की और मैंने कुछ गलती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शाक्य। आपका फिर से स्वागत करता हूं कलाकारी पॉडकास्ट में, एपिसोड नंबर 3 में। और आज मेरे साथ जो इंसान बैठे हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। ये उस टाइम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिस टाइम पे ना इंस्टाग्राम होता था और ना बाकी सोशल मीडिया इतनी पॉपुलर हुई थी। फेसबुक के माध्यम से इनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे फैला हुआ था और आज भी ये अपनी पोस्ट के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। इनके पॉलिटिकल कनेक्शन, इनकी बायोग्राफी, इनके जितने भी रिटन स्टेटमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं आज के टाइम में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हमारे वीर सैनिक और इसके लिए इनको राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला था। तो आइए आज सभी को मिलाते हैं श्री आशुतोष शर्मा जी से। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमें यहाँ बुलाया। नमस्कार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें इतने अच्छे उस पर प्लेटफॉर्म पे बुलाया। जी धन्यवाद भाई आपका। तो सवालों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं रखता हूँ। सबसे पहले तो आशुतोष जी आप अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। जैसे मेरा तो घर यहाँ मैनपुरी रेलवे स्टेशन से ही है, सदर का। बेसिकली मैं भोगांव का रहने वाला हूँ। भोगांव में छोटा बाजार का रहने वाला हूँ। मेरे परबाबा स्वर्गीय श्री प्रेम बहादुर शर्मा जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी उस टाइम में, भोगांव अतीत से वर्तमान। तो उसमें पूरी भोगांव की हिस्ट्री थी। बाबा जी नेशनल कॉलेज में टीचर थे, लेक्चरर। फिर बाबा जी के बाद डेथ हुई तो मेरे ग्रैंडफादर भोगांव में रहे, वो आर्मी में थे। फिर उसके बाद भोगांव कस्तूरबा इंटर कॉलेज में रहे। फिर वो यहाँ मैनपुरी में 80s के टाइम में आके शिफ्ट हो गए थे। फिर उनका यहाँ पर रहना हुआ, घर बनाया। तब से हम यहीं रहते हुए आए। स्कूलिंग पूरी मैनपुरी से की, ग्रेजुएशन नैनीताल से की थी, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से BBA। फिर उसके बाद था कि घर वालों का था कि मैंने कहा MBA करनी है, क्योंकि उस टाइम में MBA का बड़ा ये था कि अगर किसी ने BBA कर ली है तो MBA तो करो ही, तब जाके कुछ होगा। लेकिन मुझे तो उस टाइम में इतनी समझ थी कि डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब देश में बेरोजगारी हो तो बहुत से लोग मैंने देखी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं नोएडा दिल्ली में। तब मेरी एज कम थी तो घर वालों ने, मैंने कहा MBA के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन करा दो, तो उन्होंने कही नहीं, IIM क्लियर करोगे तभी एडमिशन कराएंगे, IIM तक पहुँचो। तो कैरियर लॉन्चर था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नोएडा में, वहाँ पर कोचिंग के लिए हमें कर दिया गया। तो मैंने वहाँ पर कैट की कोचिंग की। कैट में तो इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए उस टाइम में, लेकिन मैंने मैट का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें 95.85% आ गए थे, टॉपर हो गया। तो MIT यूनिवर्सिटी ने 2020 में जब रिजल्ट आया था तो उन्होंने हमें स्कॉलरशिप दे दी। बेंगलोर में क्राइस्ट कॉलेज में भी हो गया था, लेकिन कोरोना काल चल रहा था तो घर वालों ने भेजा नहीं। तो MIT ग्वालियर पास में था और ग्वालियर में कोरोना के इतने केस भी उस टाइम में नहीं थे, नोएडा दिल्ली में बहुत थे। तो नोएडा की MIT की बजाय मैं यहाँ ग्वालियर की MIT से MBA स्कॉलरशिप पर मैंने कर ली। कि उसके बाद बेंगलोर चले गए जॉब करने के लिए, करीबन 1 साल तक लमसम बेंगलोर में रहे। वहाँ पे बेंगलोर में था लेकिन वहाँ मन नहीं लग रहा था। कारण क्या था कि कट कटा के 32,000 32,000 सैलरी मिल रही है, उसमें से 15,000 रुपये का छोटा सा रूम, 9-10 महीने से अपने घर से दूर,
अच्छा, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि मुझे चाहिए लोग बातचीत के लिए, पब्लिक लोग चाहिए, जैसे अपनी मैनपुरी का माहौल है, अपनी जान परिचय के लोग हों, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, इस तरीके की मानसिकता मेरी रही हमेशा से। तो वहाँ पर हम कुछ दिन तो रहे, लेकिन बड़ा अजीब लगने लगा, और इस चीज़ का हमें बड़ा वो कहा गया घर पे भी, समाज में, कि लड़का इतनी अच्छी जगह नौकरी कर रहा था, देखो आज मैनपुरी आ गई, इन्हें मैनपुरी पसंद है, इन्हें मैनपुरी में क्या रखा था, बेंगलोर जैसे शहर में जॉब कर रहा था। लेकिन ये था कि बेंगलोर में वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल पा रहा था, कि जो एक मेंटली बड़ा खुशी मिलती थी वो नहीं थी। फेसबुक पर देखते थे तो लोगों का पोस्टें देखते थे, या समाज की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो देखते थे उठाई जा रही हैं, और मैं वहाँ नौकरी कर रहा था तो सैलरी भी बचती थी उस तरीके से, उतनी बच नहीं पाती थी, घर से भी कभी कभार रुपए लेने पड़ जाते थे। मन लगा नहीं, मैं फिर यहाँ लौट के आ गया अपने, तो मैं फिर पॉलिटिक्स में दोबारा चला गया, जिस पॉलिटिक्स करता रहा। उसके बाद फिर कुछ दिन नोएडा मैंने जॉब की, फिर मैंने कहा मैं मैनपुरी में ही अपने हैं, यहीं पे समाज में, बीच में, लोगों के बीच में रहेंगे तो दिल से जहाँ खुशी मिले वो काम करना चाहिए, उसी चीज़ पर है। एमईटी से एमबीए किया, बीबीए किया, चाहते कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लेते, नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे, कोई सैलरी मिलेगी, किसी ना किसी के हाथ जोड़ते रहो, वही ज़िंदगी भर करो। मतलब एक दिमाग में ये था कि कुछ भी गलत हो रहा है, या क्या बोलें कि कुछ भी गलत होता दिख रहा है, वो देखा नहीं जाता हम पे, कोई परेशान है आदमी, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो फिर मैं राजनीति में इसी वजह से हूँ, युवाओं की वजह से। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको समाज सेवा का काफ़ी शौक है। समाज सेवा का शौक तो है, लेकिन समाज सेवा के साथ अगर ये कहा जाता है कि अगर किताबें सही से किसी ने पढ़ी हो, किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्री ले ली और पैसा कमाने लगे बाहर चले जाओ। अगर बाहर ही जाना है तो इंडिया के कितने साइंटिस्ट हैं जो नासा के लिए काम कर रहे हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, वो अपने देश के लिए क्यों नहीं कोई काम कर रहा है? उनकी क्या होती कि यहाँ पर उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि हमें यहाँ उस तरीके का पैकेज नहीं मिल रहा है। मेरे ही एक रिलेशन में उन्होंने आईआईएम से पढ़ाई की, वो इंग्लैंड में जॉब कर रही है। बिल्कुल। तो क्या मतलब है इंग्लैंड में जॉब करने की? अगर आज आप किसी भी जगह का जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे यूएस ले लो, यूके ले लो, तो इनमें ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो एनआरआई हैं, जो आपके नॉन रिलायबल इंडियन है। ये सब पैसे की वजह से वहाँ चले गए, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड जीने के लिए चले गए। अगर आप वही काम अपनी इंडिया में रह के इंडिया के लिए कर रहे होते तो आज इंडिया की ग्रोथ कुछ अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये है कि देख रहे लोग कितने गलत हो रहा है कि कोई 15-10, कोई किसी को मिल रही 6,000 तनख्वाह, किसी को मिल रही 6 लाख रुपया तनख्वाह, तो हम 6 लाख की वजह से गड्ढे में डूबता हुआ शहर थोड़ी ना अपना छोड़ जाएंगे। जहाँ पर जो समस्या है वो तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, वो ये आवाज़ उठाते हैं। और हमें बड़ा अपना गांव क्षेत्र की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है, बड़े शहर में हम पर आ भी नहीं जाता है, एक ये भी प्रॉब्लम है। मिट्टी से जुड़े हुए हैं आप? हम मिट्टी से ही हैं, जब तक ज़िंदगी है अपनी मैनपुरी में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छे ख्यालात हैं आपके। अच्छा, मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पता किया है, तो आपने एक बहुत ही अच्छी बुक इंडियन आर्मी के जो सैनिक होते हैं उनके ऊपर लिखी थी, जिसका टाइटल था हमारे वीर सैनिक। हाँ। मैं उस बुक के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि उस बुक में ऐसा क्या था और क्यों ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपको हमारे वीर सैनिक लिखनी पड़ी। देखो, उसके पीछे कारण ये था कि जब मैं नैनीताल में कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस टाइम में ये सिस्टम था कि जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर नारे लगते थे। मैं यूथ पार्लियामेंट अटेंड करता था, तब मैं किरोरी मठ की यूथ पार्लियामेंट अटेंड करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट स्पीकर रहा यूथ पार्लियामेंट अटेंड करने पे। जब बेस्ट स्पीकर था तब मैनपुरी के सांसद तेज प्रताप यादव जी हुआ करते, तो मैं मैनपुरी रिप्रेजेंट करता था वहाँ पर। तो हम देखते थे कि वहाँ पर एक ट्रेंड उस टाइम में युवाओं के बीच में चला था कि इंडियन आर्मी के ऊपर एलिगेशन लगाने का, कि ये कही जाती थी कि आर्मी रेप करती है जम्मू कश्मीर में। ये कन्हैया कुमार उस टाइम में जेएनयू के लीडर थे, तो उन्होंने ऐसा कहा। मैं एक राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे कन्हैया कुमार से कोई वो नहीं है द्वेष भावना या क्या है क्या नहीं, उसमें लोग हमें हाँ मिलाते थे। उस टाइम में कुछ थे युवा वो करते थे ऐसा काम। तो हमें ये लगता था कि जो भाई आदमी, अगर किसी को 40,000 सैलरी मिल रही है, 50,000 मिल रही है, तो वो तो मैनपुरी में भी कोई काम अगर व्यापारी कर रहा है या टिर्री वाला भी है, वो भी 10-15-20,000 रुपये निकाल ले रहा है। कोई तनख्वाह की वजह से तो सैन नहीं बनता नहीं है, वो जा रहा है। कोई इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में तुम मैनपुरी में भी देखो तो यहाँ पर आदमी दोपहर में निकलने से परहेज कर रहा है, नहीं निकल। सैनिक इतनी बड़ा वेपन टांगे हुए शरीर पर और फुल शर्ट पैंट, इतनी सड़ी गर्मी पहन के अगर कोई जैसलमेर बॉर्डर पर है
तो वो किस लिए, वो देश की रक्षा के लिए तो खड़ा है। अगर आज मैं पॉडकास्ट पर बोल रहा हूँ या जो शहर ये चल रहा है या देश चल रहा है, ये सीमा सुरक्षित आपकी इस वजह से चल रहा है। अगर वो सीमा पर ना जाए तो अभी तक तो हम यहाँ रह ही नहीं पा रहे होते। 15 अगस्त को अगर तिरंगा लहरा रही है तो वो लहरा किसकी वजह से रही है, सैनिक क्यों की वजह से लहरा रही है। तो अब उन्हीं का अपमान करोगे, उन्हीं के बारे में गलत बोलोगे या गलत धारणा उत्पन्न कर रहे हो दिमाग में। तो वो उस किताब में यही लिखा था कि आज़ादी के बाद से आज़ादी से तक अभी तक देश के सैनिकों के कितना बड़ा योगदान रहा है। देश की बड़े से बड़े ऑपरेशन किए, कहीं कोई समस्या आई सब सैनिकों ने करा, और सब सैनिकों की ही देन है जो हम सुरक्षित यहाँ बैठे हैं। देश कहाँ तरक्की करेगा अगर हमारे देश पर आक्रमण होता रहेगा। तो सब सैनिक ही हैं, उनकी वजह से हम महफूज हैं। उनका भी अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं। फिर तो हमें लानत है अपनी इंसानियत होने पर, भारतीय होने पर। इससे बढ़िया तो हम इंसान ही ना बनते। बिल्कुल, अभी हमने पास में देखा भी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया और किस तरीके से हमारी सेना के जवानों ने इसने पूरे तरीके से बदला भी लिया उस चीज़ का। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी फोर्स, या इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, अगर कोई एक भी फोर्स कम होती है तो देश में रहना मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है, किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। लोग आपके घर में घुस के मारेंगे। तो बिल्कुल, आपकी किताब के लिए आपको ढेरों बधाई। धन्यवाद मेरे भाई। अच्छा, अभी आपने बात की थी राजनीतिक दलों के बारे में या राजनीति के बारे में। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पॉलिटिक्स को लेके? देखो, ये हम कोई राजनीतिक यहाँ नहीं, हम एक सामान्य बात बता रहे। यहाँ कोई राजनीतिक इंटरव्यू के लिए मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। ना मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, ना हमारी दिली इतनी बड़ी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा नेता बनूँ। मैं ये क्लियर बात बता दूँ, हमें कोई बहुत बड़ा नेता बनने की इच्छा भी नहीं है। कहने का मतलब इतना है बस कि जो नेता शिक्षित हो। बिल्कुल। देखो, मैं शिक्षा से ही निकल के राजनीति में आया हूँ। मैं बचपन से राजनीति नहीं कर रहा, पहले पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के साथ ही मैंने रेगुलरिटी रखी पॉलिटिक्स में। जो नेता शिक्षित होगा, उस शिक्षित नेता को ही तो आप अपनी बात समझा पाओगे, वो शिक्षित नेता ही तो आपकी बात समझेगा। जी बिल्कुल। जो आदमी कुछ जानता ना हो और उसे तुम अपनी समस्या बताओ, वो आदमी अपने नजरिए से देखा तुम्हारी बात की समस्या का हल ही नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लैपटॉप बांटे क्योंकि वो शिक्षित हैं, वो इंजीनियर हैं, वो पढ़े लिखे हैं। उन्हें ये पता थी उस जमाने में लैपटॉप, मेरे भाई आज भी आदमी लैपटॉप लेने की सोचता है तो 10 बार सोचता है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। हम 2012 में जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में, तब लैपटॉप मेरे घर पे एक लैपटॉप मेरे पिताजी ने दिलवाया था, और उस लैपटॉप से हम पूरे सब भाई बहन, हमारे घर के चाचा ताऊ, हम सब लोग उसी लैपटॉप को देखा करते थे। कंप्यूटर एक खरीद के आया था मेरे घर पर। उस टाइम में लैपटॉप बहुत बड़ी चीज होती थी कि लैपटॉप है इनके पास। बिल्कुल। तो उन्होंने उस टाइम में हर घर में लैपटॉप बांटा। किस वजह से मात्र बांटा? कि जिससे हर बच्चा पढ़ लिख के शिक्षित हो जाए। यही तो उनकी विचारधारा थी। वो उनकी विचारधारा इसलिए थी क्योंकि वो खुद बहुत शिक्षित हैं, वो इंजीनियर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और भी बहुत लोगों को पढ़ना, कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर हम अपने माँ बाप के हैं और अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, पीढ़ी शिक्षित होगी तो आगे शिक्षा बढ़ती जाएगी। अब जो शिक्षित ना हो, जो युवाओं की समस्या ना समझें, युवाओं को रोजगार ना मिले, तो वो आने वाली पीढ़ियां कैसी नस्ल होंगी। वही राजनीति से है। अब जो युवाओं की समस्या सुनने, जो युवा बेरोजगार रोडों पर घूम रहा है, क्या तुम्हें मुझे लग रहा है कि जी बहुत से अपराधी जो रोडों पर घूम रहे हैं, या जो युवा जो ज्यादातर अपराधी हो रही है, क्यों अपराधी हैं? इनके पास कोई काम नहीं, बेरोजगारी है। करेंगे क्या ये कहाँ जाए भाई? इनके पास कोई काम नहीं, घर पर रोटी खानी है, क्या करे आदमी? अपराध करने लगता है, चोरी डकैती लूट मार कर रहा है आदमी। क्या करे जब तुम कोई काम ही नहीं किसी को दे रहे हो? भाई नौकरी नहीं है, आदमी क्या करे? क्या करेगा आदमी? शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ जा रहा है। शिक्षा होने के बाद बेरोजगार है। आप देखो फॉरम निकलते हैं, जिस सोशल मीडिया से देखती पूरी की पूरी ट्रेन है लद लद के जा रही है। और क्या, जो यूपी के लोग, बिहार के लोग जो ज्यादातर कहाँ से, आप दिल्ली में नौकरी कर रहे, कोई बम्बई से डले हुए हैं, सब पूरी यही सब है। राजनीति जो युवाओं की बात करे, जो युवाओं की समस्या समझे, जो समाज में बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, उस पर जो बात करे, देश के विकास की बात करे, जो आदमी शिक्षित हो, उन्हीं के साथ राजनीति में जाना चाहिए। और मैं इसी वजह से राजनीति में हूँ, क्योंकि जो गलत होता दिख रहा है, कम से कम बोलने की तो हिम्मत है कि ये गलत हो रहा है तो हम गलत तो बोलें। हम अभी नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाएं, जाके क्या फ़ायदा है? हम छोड़ जाएंगे, हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भी, जब हमारी शादी होगी तो वो भी सब बाहर ही रहेंगे जहाँ हम रह रहे हैं।
उन्हें पता ही नहीं होगा मैनपुरी क्या है, मैनपुरी की समस्याएं क्या, हमारे शहर में हो क्या रहा है। इस वजह से राजनीति में है कि समाज में अपने रहो, अपनी मिट्टी से जुड़े रहो और अपने जो मूल मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाते रहो। नेता लोग तो यही करते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ने भेजते हैं, बाकी के जो यूथ हैं उनसे कहते हैं कि आओ हमारी रैली में शामिल हो जाओ। नहीं, उसके पीछे कारण क्या है? देखो, अगर कोई नेता है, समझना, अगर कोई नेता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बाहर ही परमानेंट कर दे और रैंडमली नेता बनाने लाए, वो चीज एक अलग वे में पहुंच गई। अगर कोई नेता अपने, देखो कोई भी है, अगर कोई भी भाई नेता नहीं हम कह रहे, मेरे पास भी अगर पैसा होगा तो मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे बच्चे अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाए जाके। लेकिन अगर वो नेता अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उसी एज से राजनीति में भी लगा रहे हैं, किसी ने नेता ने अपना बच्चा पढ़ाया और अचानक 28-30 साल की उम्र से इंग्लैंड से आके यहाँ नेता बना दिया, वो चीज गलत है। अगर कोई नेता 18 साल की उम्र से ही अपने बच्चे को धीमे धीमे राजनीति में ला रहे हैं और पॉलिटिक्स में जन समस्याएं सुनवानी शुरू कर रहे हैं, जन लोगों के बीच में उठालना बैठालना चालू कर रहे हैं, तो वो चीज अच्छी है भाई। किसी को पढ़ा दिया, फिर पढ़ाने के बाद बच्चे को समाज सेवा में लगा दिया। अब कोई आदमी शिक्षित होगा वही तो समाज की सेवा करेगा। अब वो पैदा होती है, अगर किसी को तुम जबरदस्ती नेता बनाने लग जाओगे तो वो आदमी हमारी बात ही नहीं समझ पाएगा। शिक्षा भी तो जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बचपन से ही उठा के राजनीति करने लगे। मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तब मैं राजनीति में आया। बिल्कुल, बिना शिक्षा की राजनीति भी मेरे ख्याल से मायने नहीं रखेगी। बिना शिक्षा की राजनीति मायने रखती है, लेकिन अब जनता है जिसके साथ चल रही है। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि जो शिक्षित नहीं उसके साथ राजनीति का फायदा ही नहीं है। जनता को ये समझनी चाहिए जनता किस चीज पे वोट देना चाह रही है। अब जनता को अब ये चीजें पसंद हो, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, मंदिर मस्जिद, इन्हीं चीजों में मजा आ रहा हो तो भाई जनता के लिए क्या करोगे। जनता को समझना चाहिए कि कौन शिक्षित है, क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। अखिलेश यादव जी जनता की हित की बात करते हैं। 37 सीटें आई 2024 में समाजवादी पार्टी की, वो जानते हैं समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा युवाओं को मौका देती है। आप किसी भी युवा को उठा के देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। युवाओं को मौका दे रही है, युवाओं के हित की काम कर रही है, सब चीज़ें। लेकिन चलिए आशुतोष जी, हम राजनीति से ही जुड़ी हुई बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको मैनपुरी की राजनीति पे प्रोज और कॉन्स बोलते हैं जो, कि क्या क्या फायदे लगते हैं, क्या क्या नुकसान लगते हैं मैनपुरी की राजनीति पे। वो मैनपुरी की राजनीति के फायदे या नुकसान वाली बात नहीं। आप जिस जगह के रहने वाले होते वो आदमी वहीं से राजनीति करता है। बिल्कुल। अब हम मैनपुरी के रहने वाले हैं तो हम मैनपुरी से ही करेंगे, दूसरे ज़िले में तो हम जाके नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा मैनपुरी की मूल समस्याओं को कोई सामने वाला तो जानेगा नहीं। जब हम यहाँ के निवासी हैं तो मैनपुरी क्या, जो जिस ज़िले का रहने वाला हो वो अपनी अपनी क्षेत्र की राजनीति करे, अपने अपने बूथ की राजनीति करे। जैसे कहावत है कि आदमी अपना बूथ जीत नहीं पा रहा है, बहुत बड़े नेता बने घूम रहे हो, तो हम अपनी पहले पोलिंग के नेता हों, पोलिंग के बाद अपने ज़िले के नेता हों। तो मैन है जिस जगह के रहने वाला आदमी वहाँ की राजनीति करे। दूसरी चीज़, मैनपुरी की राजनीति की प्रो सबसे बड़ा ये है कि हम उस ज़िले के निवासी हैं जिस ज़िले पे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो जगह कहलाई जाती है, बिल्कुल उनकी वजह से पूरे देश में मैनपुरी का नाम है। अब तो क्या बताएं, जब हम पढ़ते थे तो हम नोएडा दिल्ली जाते थे पापा के पास या घर वालों के पास, तो हमसे नोएडा में पूछा जाता था या दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हो, तो हम कहते थे मैनपुरी। तो डायरेक्ट स्वर्गीय नेताजी का आदमी नाम देता था कि अरे उनके एरिया से आए हो, हम यहाँ साहब वहीं से आए हैं। तो एक बहुत बड़ा ये हमें फ़ायदा रहा कि हमारे ज़िले को उन्होंने इतनी बड़ी पहचान दी, वरना ज़िले तो बहुत और भी सारे हैं। क्या किसी कौन जानता है, बाहर जाके कोई बोलते हैं हम उस ज़िले के रहने वाले हैं। एक मैनपुरी को पहचान नेताजी ने दी इतनी बड़ी देश में, इतनी बड़ी जगह पर जाके कि साहब मैनपुरी जगह से हम आ रहे हैं, वो नेताजी की जगह। तो सबसे बड़ा तो प्रो यही है। दूसरी चीज़, एक मैनपुरी में प्रो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी को भी अपनी समस्या है तो नेताजी का परिवार पूरा यहीं रहता है, अपने आदमी जाके अपने दुख सुना सकता है कि साहब हमें ये समस्या है, तो वो कम से कम आपकी मदद के लिए तो खड़े हैं। मतलब करते तो वो लोग सब जगह पूरे प्रदेश में मदद करते हैं। अखिलेश यादव जी हर जिले में जो भी कहीं भी दुखी आदमी है उसकी मदद करते हैं, लेकिन हम मैनपुरी के रहने वाले हैं तो कम से कम हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है। हमारा जिला है तो हम गर्व से कह तो सकते हैं मैनपुरी के रहने वाले हैं, और ऊपर से समाजवादी पार्टी के आदमी हैं, तो इससे बड़ा प्रो क्या है हमारे लिए, यही बस प्रो है हमारे लिए। और मैनपुरी की क्या, मैनपुरी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर आप सही से उठा के देखो, मैनपुरी में ये पीतल की
काश्तकारी का भी बहुत पुराना काम रहा है यहाँ पर, तारकाशी का। तारकसी का। तो बहुत यहाँ की ऐतिहासिक रहा है, यहाँ का अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो बहुत पुराना मैनपुरी का योगदान रहा है। आप कोसमा में चले जाओ, अपने क्रांतिकारी जी थे जिन्होंने सन 1947 की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी। तो जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, तो वो कोसमा में उनके रिलेटिव रहते हैं, आज भी वो वहाँ पर उस ज़माने में रहे थे 1947 से पहले। तो यहाँ पर बड़ा हिस्टोरिकल जगह है, अगर आप सही से यहाँ के देखो। यहाँ से मैनपुरी से बहुत से लोग बहुत बहुत कुछ बन के निकले हैं। अपनी मैनपुरी से बहुत से लोग IAS रहे, PCS रहे हैं, बड़े बड़े लेखक रहे हैं अपने इस ज़िले से। बहुत पुराना इतिहास रहा है मैनपुरी का, बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को यही है। और यहाँ पे जो विकास है वो देखो, सपा सरकार में कितनी रोडें बनी अच्छी तरीके से, चाहे मैनपुरी में कुछ हो ना हो, रोडें टॉप क्लास की हैं, लाइटें 24 घंटा रही। अच्छा, आपने बात की महान नेताजी की, तो नेताजी समाजवादी पार्टी को एक बहुत ही छोटे से काफ़ी ऊपर तक लेके आए हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। और आपकी पोस्ट में देखता हूं तो पता लगता है कि आप भी समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो आप बताएंगे कि आपका कनेक्शन किस प्रकार से है समाजवादी पार्टी से? देखो, समाजवादी पार्टी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना। हमारे बाबा थे जो ख़त्म हो गए, स्वर्गीय अनिल कुमार शर्मा जी, तो वो उस ज़माने में जुड़े थे जिस ज़माने में माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी मैनपुरी के सांसद हुआ करते थे। तो हम बहुत छोटे थे तब सांसद जी घर पे आए थे। फिर खैर हमने लगातार अपनी पढ़ाई जारी करी, राजनीति से इतना नहीं रहा, लेकिन हाँ दिमाग में था कि समाजवादी पार्टी को हमें सपोर्ट करना है। मेरी मम्मी घर पे हैं, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट अच्छी तरीके से करती हैं। मेरी दादी की डेथ हो गई, वो भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती थी। 2017 में जब चुनाव था तब मैं थोड़ा सक्रिय हुआ, तब मैं पढ़ाई कर रहा था नैनीताल में। तो हमने 2017 के चुनाव से सक्रियता करी। फिर उसके बाद पार्टी में लोग मेरे से, हम जिन्हें जानते थे, हम उनके जरिए पार्टी में जुड़ना चालू हुए। अच्छा शिक्षित आदमी थे, तो उस जमाने में तेजू भैया हमारे सांसद हुआ करते थे, तेज प्रताप यादव जी, तो हम उनसे जुड़े जाके। फिर उनके मार्गदर्शन में हमने राजनीति चालू कर दी समाजवादी पार्टी से। राजनीति क्या करी, पढ़ाई भी करते थे और अपनी छात्र राजनीति में एक्टिव हो चुके थे, राजनीति करते रहे। फिर 2022 तक जाते जाते MIT में एडमिशन कंप्लीट हुआ, मतलब एडमिशन हो चुका था, MBA कंप्लीट हो गई थी। फिर राजनीति 2022 के इलेक्शन में भी हमने सक्रियता पूरी बरती। फिर पार्टी से और मेरे पर्सनली घनिष्ठता होती चली गई। मेरे नाम की, घर वाले तो जुड़े ही थे, लेकिन पर्सनली मेरे नाम की घनिष्ठता होती चली गई। राजनीति में सक्रियता चलती रही। फिर माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी से घर वाले भी जुड़े थे, मैं भी जुड़ गया। फिर उनके मार्गदर्शन में मैंने राजनीति आगे बढ़ाता चला गया। और वो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनसे गुरुजी कहता हूँ। और उनके ही, वो मतलब मेरे एक आइडल हैं, और उनके ही मार्गदर्शन में हमने पार्टी में काम किया। वो पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं और मैंने उन्हें अपना आइडल माना। और वो दिन आज का दिन है, मैं पार्टी मेहनत करता अभी भी आ रहा हूँ और करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें भी ये रही एक, कि मेरे घर पर बहुत शिकायतें की गई। अच्छा। घर पर शिकायतें करते थे समाज के लोग। समाज के लोग इस तरीके की शिकायत करते थे कि देखो लड़का इतना पढ़ा लिखा है, बेंगलोर नौकरी कर रहा था, अब मैं आ गया हूँ घर पर, और नौकरी भी कर रहा है था अच्छा खासा, फिर उसके बाद राजनीति कर रहा है। देखो कपड़ा पहन के इधर उधर घूमता रहता है शहर में, इन्हें कहाँ राजनीतिक चक्कर में डाले हुए हो, घर पर बिठा लो, कोई मतलब नहीं है, फलाना ढिमकाना, जो जैसा जिससे जो कहना था वो कहता चला गया। घर पर मेरी बहुत बहुत शिकायतें आई, लेकिन हम झुके नहीं, नाम हटे। हमने भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी थी और है दृढ़ प्रतिज्ञा आज भी, कि राजनीति तो हाँ हो सकता है सक्रियता से उतनी कर पाए ना कर पाए, जितना मौका मिले, कि राजनीति हम नहीं छोड़ेंगे और हम समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। तो ऊपर वाला भी जानता है कि जिस चीज़ को तुम शिद्दत से कर रहे हो या जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, तो वो कायनात कहीं ना कहीं आखिरी में तो वहाँ पर पहुँचाई देती, मिला देती है। तो हमने जो मेहनत की, मैंने शिकायतें आई, खूब शिकायतें लोगों ने करी, खूब मनोबल तोड़ने की कोशिश की है, खूब प्रयास करे। घर पर मेरी शिकायतें की गई तो घर पे उद्यम भी स्वाभाविक समझेगा। दूसरी चीज़, कोई भी घरवाला इस विश्व में मध्यम वर्गीय परिवार अगर इस भारत में रह रहा है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, या तो कोई राजनीतिक परिवार हो या कोई बहुत बड़ा परिवार हो, तो उन लोगों को छोड़ के अगर कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार है और उसका बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे
आ रहा है तो वो यही चाहेंगे हमारा लड़का बाहर जाके नौकरी करे, अच्छे शहर में बसा जाके अच्छा काम करे। लेकिन हमने भी कसम खा रखी, हमने कही मैंने, जब घर वालों के कोई भी घर वाला ये थोड़ी ना चाहेगा उसका बेटा नेता नगरी करे, एमईटी से एमबीए करने के बाद पढ़ाया लिखाया, भाई पैसा तो घर वालों को ही खत्म हुआ, मैं तो कमाता नहीं था। बिल्कुल। भले स्कॉलरशिप पर करी, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने कोचिंग तो उन्हीं के पैसे की, मैंने रोटी तो उन्हीं के रुपए से मैंने खाई। वो थोड़ी ना चाहेंगे हम नेता नगरी करें, लेकिन हमने नेता नगरी करी। और नेता नगरी करी केवल अपने पैशन को चूज करने के लिए की, तो वो की, हमें पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती, इस वजह से मैंने काम करा। बिल्कुल। और मैं कर रहा हूं आज भी। बहुत उतार चढ़ाव देखे राजनीति में मैंने, ऐसे देखे कि बहुत से लोग थे मेरे घर पर शिकायत करते थे जाके, ये कहते थे कि कहाँ लड़का एमबीए करा है, बीबीए करा, नेता नगरी कर रहा है, ऐसे देखो मैनपुरी में घूम रहा है कपड़े पहन के, दिन भर नेता नगरी करता घूमता, हमें बड़ा बुरा लगता है। हमारे घर पर बहुत शिकायत करी गई, लेकिन जिस पार्टी के नेताजी हमारे फाउंडर रहे हो, नेताजी आज दिन तक किसी के आगे झुके नहीं, दृढ़ निश्चय उनका इतना मजबूत था। तो उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो हम ऐसे झुकने तो थे नहीं, हमने राजनीति तब भी छोड़ी नहीं, हम राजनीति में लगे रहे। राजनीति, भाई राजनीति किसके लिए की जाती है? आदमी कोई ना कोई विचारधारा होती है राजनीति में, और मेरी विचारधारा, हम नेताजी को अपना आदर्शवान मानते हैं। तो नेताजी आज दिन तक किसी के आगे झुके ही नहीं, नेताजी का जो दृढ़ निश्चय था वो उन्होंने काम किया। तो हमने अभी पार्टी छोड़ी नहीं, और ऊपर से ना हमने राजनीति से संन्यास लिया। हमने अभी कसम खाई कि रहेंगे तो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। तो ये मैंने दृढ़ता से सोच लिया है, जब तक मेरी जिंदगी है ना मैं राजनीति छोड़ूंगा, ना मैं समाजवादी पार्टी छोड़ूंगा। अच्छा, मैंने ये नोटिस भी किया है कि युवाओं में समाजवादी पार्टी का काफ़ी क्रेज है, काफ़ी ज़्यादा। जो युवा है ज़्यादातर वो समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम पे। हाँ, युवा का ये है ना कि युवा, अखिलेश यादव जी युवा है, वो युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। तो भाई जो युवाओं की आवाज़ उठा रहा है, युवाओं के मुख्य मुद्दे उठाएगा, कोई युवाओं की बात कहेगा, तो युवा उसी को तो पसंद करेगा। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी किसी कार्यक्रम में हो तो इकट्ठे युवा कितनी भीड़ जुट जाती है। आप जो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप देख ही सकते हैं। अनकंट्रोल 2022 के चुनाव में कृष्ण फील्ड में एक रैली थी, कृष्ण फील्ड पूरा भरा था, सिंगल आदमी उसमें बच नहीं रहा था जाने लगा। तो जी अब ये बताओ, बड़े बुजुर्ग थे वो तो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, या बीमार हैं, या जाने की स्थिति में, तो पार्टी में अगर आज की भीड़ है तो वो है, तो जो सब युवा, जो यूथ जनरेशन, वही तो पहुंच रही है, तो पसंद कर रही, तभी पहुंच रही है। अच्छा, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी को ऊंचे स्तर पे ले जाने में सबसे मेन हाथ किसका रहेगा? देखो, हाथ तो माननीय नेताजी ने पार्टी बनाई थी, नेताजी की वजह से पार्टी आज यहाँ है, और नेताजी हम लोगों के लिए भगवान है, वो तो है। तो नेताजी की वजह तो ये पार्टी है ही। लेकिन अब पार्टी को एक जो नई दिशा देनी थी, पार्टी को जो नए मुद्दे थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाए। और अखिलेश यादव जी की कार्यकाल में आप देखो 37 सांसद, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अभी तक, 37 सांसद बहुत बड़ी बात है अगर यूपी में जीत के आ रहे हैं। अगर थोड़े सांसदों का हेरफेर हो तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री होते। तो पार्टी तो नेताजी और अखिलेश भैया जी की जैसे है आज जो भी कुछ है। अच्छा, राजनीति की बात करते करते हम मैनपुरी की राजनीति को भी देख चुके हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपके मायने में मैनपुरी क्या वाकई में डेवलप है? जैसे अदर स्टेट की बात करें हम और मैनपुरी को कंपेयर करें आसपास के क्षेत्रों से, एटा हो गया, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, क्या मैनपुरी आपको डेवलप लगता है? मैनपुरी, देखो कोई भी डेवलपमेंट किया जाता है, उस डेवलपमेंट का मेन रूट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। आपकी मैनपुरी का इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छा बन चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? मेन रोड, कनेक्टिविटी। बिल्कुल, आपकी कनेक्टिविटी उन्होंने जोड़ दी अच्छी खासी। डेवलपमेंट का एक स्टेप हो गया। सपा सरकार जब थी तो यहाँ पर मंडी के लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया था। देखो मेन होता है कनेक्टिविटी। बिल्कुल। मंडी का प्रस्ताव तब आया जब यहाँ पर हाईवे ये बन गया, आगरा से लखनऊ वाला, ये आपका मैनपुरी होते हुए ही तो जा रहा है। जी जी जी। तो मैनपुरी होता हुआ आपका जो जा रहा है, तो ये वहाँ पर जब एक्सप्रेस वे बना तो एक्सप्रेस वे के आसपास भी काम किए जाते। रोड उन्होंने एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करके आपके शहर को इंटरलिंक कनेक्ट कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पूरा खड़ा कर दिया। अब 5 साल होते तो 5 साल में जितना वो फास्ट कर सकते थे उन्होंने उतना काम करके दिखाया। आज उस एक्सप्रेस वे पे आप देखो फाइटर प्लेन भी उतरते हैं। तो डेवलपमेंट उन्होंने कर दिया।
मैनपुरी को आपके दूसरे शहरों की तुलना में देखो तो कनेक्ट कर दिया। सैफई जो है वो लोकसभा मैनपुरी में आता है, मतलब सांसद जो है वो सैफई मैनपुरी के एक ही हैं। तो सैफई आपकी कितनी डेवलप्ड है। आपको देखो अस्पताल उन्होंने दिए कितना, अब तो अस्पताल की दुर्गति कर दी गई है बदला लेने के भाव से या जो भी कुछ हो, वरना आदमी ये कहता था किसी जमाने में आगरा मत जाओ, सैफई दिखा दो जाके, और सैफई मैनपुरी का नहीं आस पड़ोस के जिला का आदमी आके दिखाता था। सैफई में आपका स्टेडियम कितना अच्छा खोला युवाओं के लिए। तो अब हर चीज ये तो नहीं है कि हमारे घर के ही पीछे खुल जाए। सैफई आती तो लोकसभा मैनपुरी में ही है। तो यहाँ से भाई तुम अगर नोएडा दिल्ली में रह रहे हो तो कोई ग्रेटर नोएडा रह रहा है तो आदमी नोएडा स्टेडियम जाता है, तो किसी मतलब थोड़ी ग्रेटर नोएडा में खुल गया या गाजियाबाद में खुल गया, आपके शहर में उन्होंने खोल दिया जो शहर आपका कनेक्ट कर रहा है। तो इंसान बस पकड़ता है या कार पकड़ता है 30 किलोमीटर चला जाता है। तो यहाँ से सैफई बहुत दूर तो है नहीं। सैफई लोकसभा मैनपुरी में आता, उन्होंने स्टेडियम दे दिया आपको, अस्पताल दे दिया आपको, डेवलपमेंट युवाओं के लिए कर दिया, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। तो हॉस्पिटल में कितने सारी डॉक्टरों की जरूरत है, तो डॉक्टर फुलफिल हो रहे हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो वहां पर जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद वहां पर कितने बच्चों को जो बी फार्मा या जो भी बड़े बड़े कोर्स हैं वो सैफई मेडिकल कॉलेज उन्होंने ओपन कर दिया कि वहां पर स्टूडेंट्स जाके पढ़ रहे हैं। रोड दे दी, रोड हो गई, रोड हो जाती, सरकार अगर बनती तो यहाँ पर कोई ना कोई और भी काम डाल दिया जाता जिससे लोगों को रोजगार मिलता। तो ये है मैनपुरी तो डेवलप्ड है। आप आस पड़ोस के जिले उठा के देखो, हर जिले का अपना अपना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब फिरोजाबाद का मैनपुरी से पड़ोस का जिला है, तो फिरोजाबाद में चूड़ी का काम अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। फिरोजाबाद तब से जाना जाता था जब चूड़ी का काम चल रहा है, तो ये तो बहुत पुराना काम चलता हुआ आ रहा है, तो वो फिरोजाबाद में कंटिन्यू कर दिया गया। अलग अलग वे में होता है, तो हर तरीके का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, किस एरिया को किस एरिया का डेवलपमेंट किया जाए, ये है। तो मैनपुरी बहुत डेवलप्ड है अगर तुम आस पड़ोस से देखो। और मैनपुरी को अगर उठा के उस तरीके से देखो कि आज से कुछ साल पहले मैनपुरी क्या था, अब मैनपुरी क्या, तो उस वे में आपको चमक आ जाएगा। मैनपुरी बहुत डेवलप्ड है। हाँ, काफी ज्यादा बदलाव देखेंगे। अगर आप तुलना करो मैनपुरी की, ये कहो कि साहब हम तो आगरा से कंपैरिजन करें, तो भाई आगरा अभी का डेवलप्ड थोड़ी ना है। आगरा तो मुगल टाइम में कैपिटल हुआ करती थी हिंदुस्तान की। बिल्कुल। तो हम आगरा से कैसे कंपैरिजन कर जाएंगे। फिरोजाबाद अभी का, फिरोजाबाद में चूड़ी का काम कितना पुराना चलता हुआ है, बेंगल सिटी ऑफ इंडिया वो कहलाई जाती है, तो हम अपने से कंपैरिजन थोड़ी ना कर देंगे। इटावा अभी का नहीं, इटावा सपा सरकार में बहुत डेवलप्ड हुआ, लेकिन मैनपुरी भी तो उन्होंने डेवलप्ड कर दिया। मैनपुरी कितना डेवलप्ड है, किसी जमाने में मेरा घर जो है वहां से ये कही जाती थी कि रेलवे स्टेशन से आदमी पुलंदर की बगिया नहीं आ पाता था, इतना डर हुआ करता था। रोडें इतनी वैसी थी, कहीं लूटपाट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, आदमी डराता था। अब आप देखो शहर में रोड है, आदमी आ जा रहा है, महफूज है, तो काम करे, तो आज हमारी मैनपुरी डेवलप्ड है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैनपुरी में डेवलपमेंट और तब इस तरीके से हो सकता है कि मैनपुरी से द्वेष भावना जे ना पाली जाएगी। ये सब समाजवादी पार्टी का एरिया है, तो इसको यहाँ पे हम वो डेवलपमेंट ना करें। नेताजी ने उस टाइम में मैनपुरी जंक्शन का प्रस्ताव पास करवाया था, तो मैनपुरी आज जंक्शन बनी हुई है, रेलवे स्टेशन। द्वेष भावना ना करो, डेवलपमेंट की तरीके से सोचो, तो मैनपुरी बहुत डेवलप्ड हो और हो सकती है। लेकिन यही है, सरकारें आती जाती हैं, मैनपुरी के लोग नेताजी को पसंद करते हैं। जिस दिन सपा सरकार आएगी उस दिन मैनपुरी और डेवलप्ड होगी 4 गुना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आशुतोष जी, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, बदलाव होते रहते हैं, बदलाव एक प्रक्रिया है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, बड़ी उत्सुकता हो रही थी मेरे मन में। आपने कहा कि घर पे शिकायतें होती थीं जब आप नेता नगरी में उतरते थे, या लोग कहते थे कि देखो पढ़ा लिखा बच्चा नेता बनना है। किस तरीके की शिकायतें होती थी और उस शिकायतों का कोई प्रभाव पड़ा आपके जीवन पे? देखो यार, इतनी बात है, कोई भी हिंदुस्तान का मध्यम वर्गीय परिवार होगा, मैं ना बहुत उद्योगपति हूँ ना गरीब हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार है, तो कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार होता है और वो बड़ी पैसे से मेहनत से अगर किसी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, तो घर वाले यही तो आदमी के चाहेंगे कि हमारा लड़का नौकरी करे, बाहर जाके बाहर रहे। नेता नगरी तो वो पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और मैं घर में सबसे बड़ा और हूँ, मेरे से छोटा भाई है, वो जॉब करता है नोएडा में, मेरे से छोटी बहन है, वो डॉक्टर है। बिल्कुल। तो हम MBA करे हुए, वो भी स्कॉलरशिप पे पढ़ाई लिखाई में तेज थे, तो वो तो चाहेंगे नहीं हम नेता नगरी करें। तो लोग क्या करते थे कि माहौल होता है अब यही, अब जिस दल की हम नेता नगरी करते हैं, समाजवादी पार्टी, वो सरकार में तो है नहीं, तो लोग हमें ताने मारेंगे, तो हमारे घर शिकायतें जाती थी। तो एक तो ऊपर से हम ब्राह्मण हो रहे, तो हमारे घर, हाँ, तो बड़ी घर पे शिकायत जाती थी, ये कही जाती थी कि साहब आपका लड़का नेता नगरी कर रहा है, कुर्ता पजामा पहन के निकल जाता है, इतना पढ़ा लिखा ऐसे क्यों नहीं समझाते हो आप।
ये क्या कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, फलाना ढिमकाना, बीच में बातें बोली जाती हैं। जी जी। कोई एलिगेशन जे लगाता है, अरे ये तो ऐसे ही घूम रहा है, कहीं जे हमें तो ये लग रहा है कहीं कुछ नशा पत्ता ना कर लेता हो, अच्छा। ये ऐसे ही घूम रहा है। तो बहुत एलिगेशन लगे मेरे ऊपर, जितने लगने थे उतने लगे। घर पर शिकायतें गई, घर पे जाते थे तो भाई घर वाले गुस्सा होंगे, स्वाभाविक सी बात। उनने हमें पढ़ाया लिखा है, वो तो चाह रहे हम बेंगलोर नौकरी कर रहे थे, हम बेंगलोर से नेता नगरी की वजह से लौट आए। नेता नगरी क्या, समाज की वजह से लौट के आए। हमें लगा कि समाज में हमें रहना है, हम अपने समाज के बीच में जाके समाज में काम करना है हमें। और जिस दल में हमें उस दल की आइडियोलॉजी पसंद है, हमें अखिलेश यादव जी बहुत पसंद है। तो हम तो लोगों ने बहुत चाहिए हमसे, लोगों ने कही कि समाजवादी पार्टी छोड़ो। हम ही नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पर, क्योंकि एक ठप्पा भी तो है कि तुम हमारे दल में रहो तो तुम जो भी गलत कर रहे हो तो सही है, सही कर रहे हो, और तुम हमारे दल में नहीं हो तो तुम गलत हो। लेकिन घर पर शिकायतें गई। हम तो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी के नेताजी फाउंडर है। नेताजी कभी किसी के आगे ना झुके, ना सरेंडर हुए। उन दृढ़ निश्चयता से वो उन्होंने अडिग रहे अपने मिशन पर और उन्होंने काम करा। हम भी उतने ही जिद्दी आदमी, हम कहाँ झुकाए झुक रहे। हमने कि हैं जिस पार्टी में रहेंगे उसी पार्टी में, पार्टी ना छोड़ेंगे। और राजनीति तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ दिन के लिए परेशानी रहे, घर पर शिकायत जाती है, तुम 10-15-20 दिन महीने पे राजनीति सरेंडर हो जाते हैं, फिर धीमे धीमे अपना माहौल बनाने लगते हैं उसी जगह पर जाके। ना हमने अपने लोग छोड़े, ना हमने पार्टी छोड़ी। घर पर शिकायतें जिसे जैसी जो करनी है करता रहे। हम ना किसी से शिकायत है, ना हमें किसी से गिला शिकवा है। हम सही हैं, हमें खुद में पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें जानकारी है। हमें किसी के स्टाम्प पेपर प्रूफ की जरूरत नहीं है। और देखो, राजनीति में अगर शिक्षित लोग नहीं आएंगे, ये मेरी एक बात पॉइंट से लिख लेना, राजनीति में अगर शिक्षित लोग नहीं आएंगे तो तुम अपनी मूल आवाज ही नहीं उठा पाओगे। तुम उन लोगों के आश्रित रहोगे जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो तुम पर राज्य करेंगे। भाई एक अगर कोई आदमी पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बनना है, ये किसी जमाने में बात कही जाती थी, और जो कही जाती थी नेता शिक्षित है नहीं, हम उसकी जी हाजूरी क्यों करें। तो IAS PCS होके भी आदमी को दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। बहुत से IAS जॉब छोड़ देते इसी चक्कर में कि हम ये काम ही नहीं कर सकते। हमने तो सोचा था ये करना है। तो हम पढ़े लिखे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इंजीनियर हैं, वो इतने शिक्षित हैं। हमारी पार्टी में ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जी माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी प्रोफेसर रहे, इतने शिक्षित हैं। उस टाइम में, आज भी कोई प्रोफेसर बन जाए बहुत बड़ी बात होती है, उस टाइम में प्रोफेसर रहे हैं। तो कितने शिक्षित हमारी पार्टी में लोग हैं। तो हम उस पार्टी में अगर हम शिक्षित होकर जुड़े तो हमें क्या दिक्कत है। बस ये है कि हमारा समय नहीं चल रहा है तो आदमी हमारे घर पर शिकायतें कर देता है, उस शिकायतों का हमारे घर पर ऊधम भी मचता है, डांट भी पड़ती है। लेकिन ना, हम तो अपने अटल हैं, हम अटल ही रहेंगे। शिकायत जिसे जैसी जो करनी करे, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ऐसा होता है, अगर बच्चा है या फिर कोई भी है, खासकर यंग लोगों की मैं बात करूं, तो अगर वो कोई और पैशन स्टार्ट कर दें अपनी पढ़ाई के अलावा या नौकरी के अलावा, तो अक्सर समाज को ये समस्या होती है। अच्छा, समाज की एक और समस्या भी तो होगी कि आप ब्राह्मण होके और समाजवादी पार्टी जिसको कहा जाता है कि यादवों की पार्टी है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि एक और पार्टी है जिसको कहा जाता है कि ये ठाकुर पंडितों की पार्टी है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो, ऐसा है, हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? श्यामलाल पाल जी। जी। जिला अध्यक्ष हम मैनपुरी में बैठे हैं, हम मैनपुरी के रहने वाले। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष कौन है? आलोक साकी जी। ठीक है। हमारी पार्टी से करंट में इस टाइम किसनी विधायक कौन है? ब्रजेश कठेरिया जी। हमारी पार्टी के जिला महासचिव कौन है? हमारी पार्टी के जिला महासचिव कौन है? राम नारायण बाथम जी। समझते जाना आप। हमारी पार्टी से नगर पालिका के चुनाव के प्रत्याशी कौन थे? कमल वर्मा जी। समझते जाना। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है? समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है? पूजा शुक्ला जी, ब्राह्मण है। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है भाई। और जो तुमने एक हमसे बात ये पूछी कि ब्राह्मण होकर जुड़े हो, तो इस चीज का हमें परेशानी मिलती है। परेशानी ये समाज में मिलती है कि हमारे घर पर शिकायतें, जो तुमने सवाल हमसे आपने पूछा था, ये घर पर यही तो शिकायत है। अच्छा। कि लड़का देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बुद्धि नहीं है, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। लेकिन हम जातवाद में विश्वास ही उस तरीके से नहीं करते हैं। हम तो समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। और एक आपने और कुछ बात कही थी कि यादवों की वाली पार्टी, ऐसा नहीं है। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है, लोग कहते हैं। जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं भाई। अगर एक बात बताओ, स्वाभाविक सी बात, ये खुद सोचो, आप जिस जगह बैठे हो
वहां पर अगर मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर है, बिल्कुल। तो आप मेरी बात समझना, और पूर्वांचल में उतना है या नहीं है, वो हर सीट का परसीमन अलग अलग होता है। अलग अलग है। तो अब जिसका ज्यादा वोट बैंक है तो वो उस जगह पर थोड़ा बहुत पार्टी में टिकट उन्हें दे दी जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्हीं की हो गई। अगर उन्हीं की होती तो आज हम कैसे उस पार्टी में रह पाते? हमें तो कोई समस्या नहीं है उस चीज से, आज दिन तक हमें समस्या नहीं हुई। मैं तुमसे चैलेंज कह रहा हूँ, जो ये मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के अगर मैं आज शहर में घूम रहा हूँ तो समाजवादी पार्टी में यादवों की वजह से ही तो घूम रहा हूँ। अगर हमें यादव ही सपोर्ट ना कर रहे होते तो हम समाजवादी पार्टी में राजनीति कर लेते? बिल्कुल नहीं। अगर हम अखिलेश यादव जी को मानते हैं तो अखिलेश यादव जी यादव हैं, वो मेरा सपोर्ट करते हैं, तो हम तभी तो आज समाजवादी पार्टी में बैठे हैं। पूजा शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी बैठी हुई हैं, तो किस वजह से बनी बैठी हैं? यादवों की वजह से ही तो बनी बैठी। तो ऐसा नहीं है कि यादव वाली बात है हमारी पार्टी में। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैनपुरी में जो युवाओं में मेरा सपोर्ट करते हैं, बहुत से यादव हैं, वो सभी मेरा सपोर्ट करते हैं। चाहे आप किसी को भी उठा के देख लो, सब यादव ही तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके बीच में। अगर यादव सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो हम समाजवादी पार्टी की तरफदारी ले रहे होते, हम समाजवादी पार्टी का नारा लगा रहे होते जिंदाबाद का। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनका अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हर जात धर्म वर्ग विशेष सबकी पार्टी है, नाम ही है उसका समाजवादी समाजवादी। ऐसा नहीं है, ये चीज गलत है। अगर गलत ना हो तो एटा से सांसद कौन है? देवेश साक्य जी। तो वो तो एटा तो यादव लैंड है पूरा। तो क्या इसका मतलब ये कि साक्य अगर वहां पर वोट तो दिया ना, यादवों ने भी तो वोट दिया होगा आपको। और दूसरी एक बात बताओ, हम मैनपुरी में रह रहे हैं, ये जो कहते हैं यादवों की पार्टी है, अगर यादव जिस दिन पोलिंग से समाजवादी पार्टी की, मैनपुरी जिले की मैं बात कर रहा, भाई हम और जिलों की बात नहीं कर सकते। मैंने तुमसे शुरुआत में भी कहा, हर जगह का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। भाई गोरखपुर में चले जाओ, वहां पर ब्राह्मण बहुत रह रहा है, तो वहां पर ब्राह्मणों का सिस्टम है। अब मैनपुरी में अगर हम यादवों की बुराई करें और समाजवादी पार्टी में अगर उनके ऊपर गलत सलत एलिगेशन लगाए तो ये सरासर गलत है। अगर यादव जिस दिन समाजवादी पार्टी की पोलिंग पर नहीं बैठेगा उस दिन समाजवादी पार्टी का कोई बस्ता लगा पाएगा? हर एरिया में नहीं लग पाएगा। हमें और जगहों की नहीं पता, मैनपुरी में भी हर एरिया डिवाइड अलग अलग होते हैं, हर जगह की सीट अलग अलग होती है, समझ रहे ना? ब्रजेश कठेरिया जी किसनी से विधायक हैं, या आलोक साक्य जी किसनी में भोगांव से विधायक रहे, तो उनका यादव ही तो बस्ता लगाते हैं, सेक्टर प्रभारी बने बैठे हुए हैं, तो वो किसे जितवा रहे? ब्रजेश कठेरिया जी को जितवा रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है अगर यादव जिस दिन पोलिंग पर मैनपुरी में बस्ता नहीं लगाएगा तो भाई तुम पोलिंग पे वोट डाल लोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कह दोगे यादवों की पार्टी है, वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल निराधार है, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। दूसरी एक बात है जो आप कह रहे दूसरा दल की, अब क्या कहो, वो तो सब टीवी पे भी चलता रहता है, बहुत ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो अब हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा शर्मा जी, आपने अभी नाम लिया कई बार पूजा शुक्ला जी का। पूजा शुक्ला जी ने लखनऊ उत्तरी विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था समाजवादी पार्टी से, तो उस टाइम पे आपने एक फेसबुक पोस्ट किया था, आपको शायद याद हो, कुछ टाइम पहले। हाँ, कुछ टाइम पहले आपने पोस्ट किया था। क्या बात हो गई थी और वो पोस्ट क्यों किया गया था, ये मुझे जानना है। क्या बताएं, कुछ था मैटर। वो बड़ी नेता है हमारी पार्टी की हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो क्या कहा जाए, कुछ कहने लायक है ही नहीं। लेकिन ये है कि मैंने उनसे कुछ कहा था तो उन्होंने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। खैर मेरी 4-5 दिन पहले बात हुई थी उनसे, तो मैं तो एक चीज़ पे ही बोलता हूँ, अगर इंसान को, किसी भी इंसान को ज़िंदगी में आप खोना नहीं चाहो तो बड़ा दिल दिखा के उनसे माफ़ी मांगने में कोई भी बुराई नहीं होती है। अगर किसी को खोना है, संबंधी ख़त्म परमानेंट करने हैं, तो आप उन्हें भूल जाओ, वो आपको भूल जाएं। लेकिन हमने ये सोचा कि हमें भूलना नहीं है ना हमें खोना है, क्योंकि उनसे बड़ी संबंध मेहनत से बने थे मेरे, और वो काफ़ी बड़ी नेता हैं। हम उनका सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन मैंने कुछ गलती हुई थी मेरे से, मैंने उनसे कोई बात कही थी, उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया था, तो उस वजह से वो गलती हो गई थी मेरी वजह से पोस्ट की वाली। फिर मैंने पोस्ट बाद में डाली भी थी जिसमें मैंने अफसोस भी जताया था कि जो भी मेरे से कहा गया मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, या उनको कोई भी जो दिल से दुखा हो या बुरा लगा हो, मैं उस चीज़ के लिए मैंने अफसोस भी व्यक्त किया था। और फिर मैंने उनसे फ़ोन पे भी मेरी 4-5 दिन पहले बात हुई थी, तब भी मैंने 1 हफ्ते पहले अफसोस व्यक्त करा था। लेकिन हाँ, कुछ था जो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, फिर मैंने भी उनसे दोबारा वो चीज़ कही ही नहीं।
हाँ, और बुरा लगा क्योंकि कारण ये था कि मैं काफ़ी उनसे जुड़ा हुआ था। लखनऊ गया था मैं जन्मदिन पे, आज से साल 1.5 साल पहले, तो उन्होंने मेरा केक काट के जन्मदिन भी मनाया था। सब चीज़ थी, उनसे कनेक्शन में था। एक आदमी को ये भी लगता है कि पार्टी की इतनी सीनियर हैं, ऊपर से मेरी कास्ट की हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये लगा पार्टी मेहनत कर रही हैं। और बहुत संघर्ष उन्होंने करा, वो बेचारी जेल भी गई थी। संघर्ष करते करते आम जनमानस की आवाज़ उठाते उठाते जेल गई। पुलिस का उत्पीड़न भी उस टाइम में उन्होंने सहन करा। बहुत संघर्षों से वो आगे बढ़ के आई हैं, तो उनकी कद्र काफ़ी है, मुझे उनका सम्मान है। और उन्होंने जो बात का जवाब नहीं दिया, ठीक है, बात बात की बात रह गई। अब जैसा भी जो भी कुछ भविष्य तय करेगा, मैं कुछ कह ही नहीं सकता इस पर। अच्छा, तो उसके बाद आपकी जो भी बात हुई हो, हाँ, क्या उसके बाद वापस से उनका कोई रिप्लाई आया आपके लिए? अभी मेरी 1 हफ्ते पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कुछ भी कहा नहीं मेरे से ना। मैंने बस उनसे इतना ही कहा फ़ोन पे जब मेरी बात हुई, तो मैंने कहा मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा था, मैं इस वजह से आपको फ़ोन किया, और मुझे दिल से बहुत खेद है इस चीज़ का कि जो भी हुआ मेरे से हुआ। उस टाइम में मैंने जो भी आपसे गुस्से में कह दिया था या जो कर दिया था, वो मुझे बुरा लगा कि आपको पब्लिकली इस चीज़ की, ऐसा होता ना, कोई भी महिला हो या कोई पुरुष भी हो, उसकी अगर पब्लिकली इमेज पे अगर कोई भी वो लगता है कि मैंने फेसबुक पर डाल दिया था, तो उन्हें स्वाभाविक सी बात है बहुत बुरा लगा होगा। अगर मैं किसी के लिए फेसबुक पर लिख दूं, कुछ भी लिखूं, अच्छा लिखूं, तो आदमी अच्छा अप्रिसिएट करेगा, वो भी एक महिला है। और उनके लिए अगर मैं फेसबुक पर कुछ लिखा तो मुझे बुरा लगा कि मैंने ये गलती की। इस चीज़ पर मैंने उनसे व्यक्तिगत माफ़ी की कहा। मैंने कहा मुझे दिल से बहुत दिनों से बुरा लग रहा था, और मुझे ये रहा भी नहीं जा रहा था कि मैं किस वे में आपसे माफ़ी के लिए आगे कहूँ। तो मैंने उनसे बस इतनी कहा, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, ठीक है आशुतोष, ठीक है, बस इतना ही कह गए। अब जो भी कुछ कहा, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, वो कहें बात करता है ऊपर से पॉडकास्ट में और बोल रहा है, इसलिए ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब जो मैंने उनसे बात कही थी, अब वो ऊपर वाला जाना है, वो जाना है। मैं इस बात में ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, उनका कल भी सम्मान था, आज भी और हमेशा रहेगा। तो संबंध ये फिर से पहले जैसे हो गए या नहीं? अब भगवान जाने। अब हमने तो उनसे कहा, देखो मैंने उनसे ये भी नहीं कहा कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनसे एक ही शब्द कहा मैसेज के जरिए, मैंने कहा जिंदगी में जिस भी दिन आपसे मुलाकात हुई, देखो वो एक तो राजनीतिक और हैं, पॉलिटिशियन है, तो उनकी एक इमेज अलग वैल्यू रखती है, एक सामान्य आदमी की कंपैरिजन में उनकी एक वैल्यू अलग है। तो मैंने कहा जिस भी दिन आपसे मुलाकात हुई, जो मैंने ऐसा था, मैंने कुछ कह दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैंने उनके बारे में कह दिया था उनसे गुस्सा होकर, फिर मैंने फेसबुक पर लिख दिया था। यही मेरे से गलती हुई थी और कोई गलती नहीं हुई थी, मैं ये भी बता दूं। तो मैंने कहा कि जिंदगी में अगर कभी आपसे मिला तो मैं जरूर आपसे मिलकर एक बार माफ़ी कहूँगा कि ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पब्लिकली नहीं लिखना था और ना फेसबुक पर लिखना था पब्लिकली। ये मैंने गलती की और मैंने कुछ गलती नहीं की है, मैं बता दूं। मैंने उनका व्हाट्सएप पे ग्रुप था एक, उस पर लिख दिया था, और एक मैंने फेसबुक पेज पर लिख दिया था। मैंने फेसबुक पेज क्या अपनी फेसबुक आईडी से लिख दिया था, वो भी मैंने कुछ गलत सलत नहीं लिखा था, लेकिन हाँ कुछ था गलत, वो मुझे इस चीज़ का अफसोस है। मैंने कहा जिस भी दिन आपसे मिला सामने, मैं आपसे ज़रूर माफ़ी कहूँगा, और कब मिलूँ कब ना मिलूँ ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं मैनपुरी का रहने वाला, वो कहाँ लखनऊ यहाँ से कितना बड़ा एरिया है। मुझे लखनऊ की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मैनपुरी से मतलब है। तो मेरा हो सकता है कब मुलाकात हो, मैंने ये भी नहीं कहा मुझे मिलना है। अब मैं कैसे कह दूँ मिलना है, वो आदमी सामने वाला कोई गुस्से में हो। अब संबंध कब नॉर्मल होंगे कब नहीं होंगे, अब ये मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि मैनपुरी के अगर किसी भी बड़े पार्टी के पदाधिकारी का फ़ोन आता है मेरी बात को लेके, या मेरी चर्चा चलती है, तभी बात करें। अदरवाइज किसी और कोई क्या कह रहा है, किसी की बात को इधर से सुना उधर से कान से निकालना है, किसी की बातों को सीरियसली ना लें, क्योंकि आदमी पीठ पीछे कौन क्या कह रहा हो क्या ना कह रहा हो किसी कुछ पता ही नहीं है। लोगों की आदत होती है ना मसाला लगा के कोई भी बात बताओ। हाँ, तो मैं इसलिए बैक बाइटिंग वालों की नहीं, अगर कोई मौजूद पार्टी का बड़ा नेता कुछ बोल रहा है तो आप बात को सीरियसली लें, वरना ना लें। वो मेरी सम्मानित कल भी थी, आज भी हमेशा रहेंगी। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी नेता है वो, वी रिस्पेक्ट। अच्छा शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने जाना मैनपुरी की राजनीति के बारे में, आपकी राइटिंग के बारे में, आपने जो किताब लिखी हमारे वीर सैनिक, काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने जितने भी लोगों से सुना है और मैं पढ़ना भी चाहूँगा उसे, किताबों का काफ़ी शौक है। हम बिल्कुल दे देंगे यार, जब कहोगे तब दे देंगे। जी बिल्कुल, मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगा उसे। बाकी आपका धन्यवाद जो आप हमारी एक कॉल पे यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद आपका भी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
जी शुक्रिया आपका। बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि आशुतोष शर्मा जी का फेसबुक पे अकाउंट है और ये रिलेटेड पोस्ट पॉलिटिक्स से या फिर समाजवाद से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो डालते रहते हैं। आप इन्हें फेसबुक पे रीच कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो अगर आशुतोष जी से तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों का धन्यवाद जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।